नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपके बढ़िया चल रही होगी। बात करने वाले हैं आप फिजिक्स के क्वेश्चनों की। और मॉर्निंग में अपनी वीडियो होती है संविधान की। वीडियो आपने नहीं देखी है संविधान की तो उसको भी आप लोग देखना और इसको भी आप लोग देखना, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं या फिर आगे पूछे जाएंगे सवाल। ऐसे सवाल भी होंगे जो आपको पता है और ऐसे सवाल भी होंगे जिसका आपको नहीं पता है। तो ध्यान से आप लोग इनको समझते हुए चलना। बात करते हैं हम सीधे सवालों पर। पहले सवाल की ओर चलते हैं। देखो लिखा हुआ क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। ध्यान से आप लोग समझना। पहले हम न्यूटन के नियम ही समझ लेते हैं, न्यूटन के नियम होते क्या हैं। यानी न्यूटन के नियम की हम बात करें, न्यूटन के लॉ कौन कौन से होते हैं। न्यूटन के नियम की बात की जाए तो कितने होते हैं, वहाँ आंसर होगा आपका 3 होते हैं। कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ। कितने होते हैं? 3 नियम होते हैं। और पहले नियम की मैं बात करूं तो पहला नियम वह होता है, उसको मैं लिखना चाहूँ तो आप लोग लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ उसको। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में बना रहना चाहती है। जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए तो वह अपनी स्थिति में ही अपनी स्थिति को बनाए रखती है। तो ये कौन सा नियम है? प्रथम नियम है। यदि किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है तो बाह्य बल लगाने की आवश्यकता हमें होगी। यदि बाह्य बल लगाने की आवश्यकता होगी तो यहाँ से सवाल बनता है कि जो न्यूटन का प्रथम नियम है, इसे बल की परिभाषा किस नियम से प्राप्त होती है। तो वहाँ आंसर होगा प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा मिलती है प्रथम नियम से ही। और प्रथम नियम की कंडीशन की बात की जाए तो क्या कंडीशन है? वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, गति की अवस्था में है तो वह गति में ही बना रहना चाहती है। ये प्रथम नियम कहता है। और बल की परिभाषा प्रथम नियम से मिलती है। और इस सवाल पर हम आते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और दूसरे की मैं बात करूं, यहाँ और क्या नाम है इसका? गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये प्रथम नियम है जो अन्य नामों से जाना जाता है। एक तो गैलीलियो का नियम है, एक है जड़त्व का नियम है। और बल की परिभाषा किस नियम से प्राप्त होती है? तो वहाँ आंसर होगा आपके पहले नियम से प्राप्त होती है। जबकि दूसरे नियम की मैं बात करूं तो जो बल का सूत्र किससे प्राप्त होता है, तो वहाँ आंसर होगा बल का सूत्र प्राप्त होता है दूसरे नियम से, यानी F बराबर ma। द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या होता है? सेकंड लॉ। यानी बल का जो गणितीय रूप है वो किस नियम से प्राप्त होता है? तो वहाँ आंसर होगा सेकंड नियम से प्राप्त होता है। थर्ड नियम की मैं बात करूं, तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यदि किसी वस्तु पर आप बल लगाते हो और वह वस्तु भी क्या करती है? अपनी ओर से प्रतिक्रिया लगाती है। जैसे रॉकेट का प्रक्षेपण किस में आता है? तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा तीसरे नियम के अंतर्गत या फिर क्रिया प्रतिक्रिया के अंतर्गत। किसी नाविक का जब नाव के किनारे से बाहर की ओर निकलना तो नाव का पीछे की ओर हट जाना। जब कोई नाविक किनारे पर आता है और नाव से उतरता है तो वह पीछे की ओर क्या कर जाती है? चली जाती है। ये कैसा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तीसरा नियम है। रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तीसरे नियम पर। गाड़ी का चलना, एक बैल और गाड़ी का चलना किस नियम पर, कौन से नियम का उदाहरण होता है? तीसरे नियम का उदाहरण होता है। और यदि मैं बात करूं जमीन पर चलना भी किस नियम का उदाहरण है? तीसरे नियम का ही उदाहरण है। ये भी आप लोग याद रखना। और आगे फर्स्ट लॉ की मैं बात करूं, कौन कौन से नियम हैं? यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम का मतलब है जैसे किसी पेड़ की पत्तियों को हम हिलाते हैं तो फलों का टूटकर गिर जाना, इस तरीके के किस में शामिल हो जाते हैं? ये प्रथम नियम के एग्जाम्पल में शामिल हो जाते हैं। कार में, चलती हुई कार में यदि कोई खड़ा व्यक्ति और चलती हुई कार रुकती है तो वह कौन सी स्थिति में आ जाती है? प्रथम नियम का उदाहरण है। एक बार मैं ये उदाहरण भी लूँगा कि गति के जड़त्व में कौन से शामिल होते हैं, विराम के जड़त्व में कौन से शामिल होते हैं। लास्ट जब हम
कंप्लीट क्वेश्चन इनको कर लेंगे। 400-500 क्वेश्चनों की मैंने बात की है, तो उनकी हम बात वहाँ पर कर लेंगे। अगले सवाल पर हम आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो ये आंसर होगा उसमें और या फिर ये आंसर होगा। दोनों नाम से जाना जाता है प्रथम नियम को। सेकंड लॉ की हम बात करते हैं, किसी पिंड के संदर्भ में वह बिंदु जिस पर उसका संपूर्ण भार स्थित माना जाता है, यानी कोई भी हमारी वेट है या कोई भी वस्तु है, उसका संपूर्ण भार कहाँ पर केंद्रित रहता है, उस सवाल को ये पूछ रहा है। तो उसका आंसर होगा, वह उस बिंदु को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र यानी ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं उसको, ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। और अलग अलग आता है, जैसे कोई वस्तु त्रिभुजाकार है तो इसका कहाँ पर होगा, त्रिभुजाकार है तो मध्य में होगा इनके, यदि इन्हें मिलाया जाए, ये मध्य में होगा इनके। और यदि बात की जाए चतुर्भुज की या वर्ग की, तो वहाँ कहाँ पर होगा, इनके विकर्ण के मध्य में होगा और ये इसके केंद्र में होगा। तो इस तरीके के एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि कोई भी आकृति देगा उसका द्रव्यमान कहाँ पर होता है। तो जैसे हम आयत में या वर्ग में बात करें तो इसके विकर्ण के जो मध्य बिंदु है वहाँ पर होता है, और जो ये हमारे कैसे हैं एंगल बाइसेक्टर या फिर इनको कह सकते हैं माध्यिकाएँ हैं, माध्यिकाओं का जो मिलान बिंदु होता है त्रिभुज में, उस पर क्या होता है, गुरुत्व केंद्र हमारा स्थित होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा, किसी पिंड के संदर्भ में वह बिंदु जिस पर उसका संपूर्ण भार स्थित माना जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या फिर गुरुत्व केंद्र। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं, पृथ्वी जिस बल से, इसके जैसे दो सवाल हैं, आगे लिखा हुआ भी सवाल है, ध्यान से समझना, कन्फ्यूजन बिल्कुल आपको नहीं रखना है। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है वह कहलाता है, यानी कोई भी वस्तु है उस पिंड को अपनी ओर पृथ्वी आकर्षित करती है, वह किसके कारण ऐसा करती है, तो वहाँ आंसर होगा उस पिंड के भार के कारण ऐसा करती है। तो क्या कहलाता है, वह भार कहलाता है या फिर वेट कहलाता है, जिस बल के कारण वह क्या करती है, उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसको बोलते हैं भार। और एक अगला सवाल है यहाँ पर, ध्यान से समझना, किस बल के कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोनों सवाल समझना, पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है तो वह कहलाता है भार। और यहाँ पूछा है किस बल के कारण, इसमें उस बल को पूछा है जिस बल के कारण करती है, कौन सा बल है वह, और यहाँ पर है जिस बल से, यानी यहाँ पर पूछा है वो बल कौन सा है और उस बल के कारण ही वह वस्तु अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पूछा है उसके बल, यानी वो कौन सा बल है, उस बल को कहते क्या हैं, जिस बल के कारण यह वस्तु क्या करती है, अपनी ओर उसको आकर्षित करती है, तो उसको बोलते हैं, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्व बल। और गुरुत्व बल के कारण ही, ध्यान से आप समझना इसका आंसर ऊपर वाले का कैसे रिलेटेड होगा। गुरुत्व बल के कारण ही प्रत्येक पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस पिंड के जो भार है या फिर द्रव्यमान है, किसके कारण ऐसा करती है। गुरुत्व बल तो लगता ही लगता है, पर उसमें उस पिंड में क्या होगा, तो उस पिंड में भार होगा जिसके कारण वह पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाएगा। और कौन सा बल लगेगा, गुरुत्व बल लगेगा, ये भी आप लोग याद रखना। अगले सवाल की मैं बात करूं, चंद्रमा पर किसी पिंड के भार और द्रव्यमान में से अपरिवर्तित होगा, ये तो आपको पता ही है आंसर। वहाँ पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, मास सेम रहता है, जबकि वेट क्या हो जाता है, भार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और कभी कभी इसमें एग्जाम में सवाल भी पूछ लेता है न्यूमेरिकल के तौर पर कि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है और चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा उसके भार का। जो जितना पृथ्वी पर भार है उसके भार का 1/6 हो जाता है, 1/6 गुना, तो जब इसका आप 1/6 करोगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर जाने के बाद भार। जबकि इसका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी कम हो जाती है, और ग्रेविटी कम होने के कारण ही
यहाँ पर लिखता हूँ मैं ग्रेविटी कम होने की W बराबर m इंटू जी, यानी ये g का मान क्या हो जाएगा, जितना कम होगा उतना ही इसका मान क्या होगा, कम आएगा, और g का मान जितना अधिक होगा W का मान यानी भार का मान उतना ही अधिक आएगा। द्रव्यमान कांस्टेंट राशि है, समान रहने वाली राशि है, तो इसमें सवाल यही पूछा है, चंद्रमा पर यदि किसी पिंड के भार और द्रव्यमान में से कौन सा अपरिवर्तित होगा यानी परिवर्तित नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या परिवर्तित नहीं होगा, द्रव्यमान। अगले सवाल की हम बात करते हैं, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, ये पता है आपको और नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आंसर होगा इसका रेडियन। रेडियन ध्यान से याद आप लोग रखना, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। 1 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होता है, किसी पथ के चारों ओर 1 सेकंड में बना हुआ कोण क्या है, वही विस्थापन। जैसे हम बात करें, ये यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसको साफ करने के बाद ये वाला 1 सेकंड में कितना विस्थापन वह चलेगा, और उसके मध्य जो बना हुआ कोण है उसको तो हम क्या बोलते हैं, कोण, और जितना विस्थापित हुआ है उसको ही क्या बोलते हैं हम, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन यानी 1 सेकंड में किसी वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी क्या है, जितनी 1 सेकंड में दूरी चली जाती है उसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन, और चलता कितना कोण है वो कोण कहलाता है। अगली मैं बात करता हूँ यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और इसका मान क्या है, यानी यहाँ पूछा है अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होता है। एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है और इसको पूछ भी लेता है अभिकेंद्रीय बल होता क्या है। अभिकेंद्रीय बल होता है, इसी से समझ लो, जब कोई पिंड किसी वृत्त के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वह केंद्र की ओर का जो बल लगाती है, केंद्र की ओर जो बल लगाती है, केंद्र की ओर जो बल लगाती है उसे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल यानी केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। यदि कोई पिंड किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह केंद्र की ओर लगने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और यहीं से पूछ लेता है केंद्र से विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, तो वहाँ आंसर होगा आपका अपकेंद्री बल बोलते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया होगा। जैसे मक्खन या फिर कपड़े धुलने की वॉशिंग मशीन है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और अभिकेंद्रीय बल की मैं बात करूं तो अभिकेंद्रीय बल जैसे किसी कार का मुड़ना, साइकिल का मोड़ पर मुड़ना, ये सब क्या हैं, अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण होते हैं। अगले की मैं बात करता हूँ, अगले सवाल की, बाह्य बल। और बाह्य बल जो किसी पिंड को अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है, यानी ऐसा बाह्य बल जो किसी भी वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है, किसी भी वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, हमारे पास ये कोई बॉडी है और इसके कोण, यहाँ पर फिक्स बॉडी है ये, और यहाँ पर कोई भी फोर्स लगा हुआ है, तो इसको घुमाने का कार्य जो करेगा उस बल को क्या बोलते हैं, उस बाह्य बल जो अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है तो उसको बोलते हैं हम घूर्णन, या फिर जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं उसको, जड़त्व। यहाँ बोलते हैं बल आघूर्ण, क्योंकि बल की बात कर रहा है और इसको घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो क्या बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बाह्य बल जो किसी पिंड को अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है, तो उसका मतलब है किसी अक्ष के परितः बल घुमा रहा है, बल और क्या कर रहा है, उसको घूर्णन प्रदान कर रहा है, आघूर्ण प्रदान कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की मैं बात करूं, सर्कस में, अरे सर्कस में अच्छा सवाल है, सर्कस में एक झूले से दूसरे झूले पर जाना किसका उदाहरण कहलाता है, किसका उदाहरण है, यानी सर्कस में एक झूले से दूसरे झूले पर जाना किसका उदाहरण है। और दूसरा अगला सवाल यहाँ लिखा है, बर्फ पर स्केटिंग करना किसका एग्जाम्पल है, बर्फ पर स्केटिंग।
यहाँ पर बात आती है सर्कस में एक झूले से दूसरे झूले पर जाना किसका उदाहरण है, तो वहाँ आंसर होगा जड़त्व आघूर्ण का। किसका? जड़त्व आघूर्ण का। और बर्फ पर स्केटिंग करना भी किसका एग्जाम्पल है, या बर्फ पर स्केटिंग किसका उदाहरण है, तो भी आपका आंसर वहाँ होगा जड़त्व आघूर्ण। तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व आघूर्ण। ये भी आप लोग याद रखना। अच्छे सवाल हैं, बहुत बेहतरीन, प्रॉपर आपको देखनी है ये सीरीज। अगले सवाल की मैं बात करूं, किसी पिंड के जड़त्व की माप क्या कहलाती है, यानी कोई किसी पिंड के जड़त्व की माप क्या कहलाती है। सीधे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है ये, किसी पिंड के जड़त्व की माप क्या कहलाती है। तो किसी पिंड के जड़त्व की माप कहलाती है उस पिंड का द्रव्यमान। उस पिंड के द्रव्यमान को ही क्या बोलते हैं? उस पिंड की जड़त्व की माप कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा मास या फिर द्रव्यमान, उसको हम बोलते हैं। किसी पिंड के जड़त्व की माप क्या कहलाती है? मास या फिर द्रव्यमान कहलाती है। अगले सवाल की मैं बात करूं, इसकी बात मैंने कर ली है ऊपर 3rd नंबर के सवाल के साथ। किसी बल के कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने, यानी कौन सा है? गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स। अगले सवाल, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड के अधिकतम विस्थापन को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? जब कोई भी सरल आवर्त गति में कोई भी पिंड गति करता है तो उसमें अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर इसको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान से आप लोग समझना, इस सवाल को सुन लो। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड के अधिकतम विस्थापन को कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर आपको इसका देना है कमेंट बॉक्स में। लास्ट वाले सवाल का जवाब है, लास्ट वाला सवाल जो मैंने बताया था उसमें पूछा था गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। तो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि सेंटीमीटर में परिवर्तित करना है तो उसको आसानी से आप लोग परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे मैं ये बता दूंगा, सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करना है तो क्या करते हैं? मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को एमएम में, एमएम को मीटर में, किलोमीटर में, किस में परिवर्तित करना है। सारे की सारी चीज़ें मैं आपको एक बार पूरी सीरीज समझा दूंगा, उसको कैसे कैसे बोलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शेयर आप लोग इसको कर देना और लाइक कमेंट्स तो आपको करनी है ही, जवाब लिखना है। और बात करते हैं अगले हम जो नेक्स्ट होगी अपनी क्लास उसमें। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो इसका ले लो, बाकी सारे के सारे नोट्स आप लोग इसके साथ बनाना। और यदि आपको पसंद ये ना आए ना, पहले आप लोग इसको प्रॉपर वीडियो देखना, और पसंद ना आए तो आप बिल्कुल भी इन वीडियो को नहीं देखना। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, यदि आप लोग इनको देखते हो तो एग्ज़ाम में पक्का सवाल पूछे जाएंगे। जो इन 10 सवालों के साथ मैं एक्स्ट्रा थ्योरी की भी बात करता हूँ आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो।